हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ ऑफ फिजिक्स एजुकेशन में। आज हम लोग असाइनमेंट 3 में जो भी क्वेश्चन बच गया था उसे फिनिश करेंगे। तो हम लोग को 43 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करना था। 43 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आई बी ए 2x2 मैट्रिक्स ओवर आर हुज स्क्वायर इज आई, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है और मुझे बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आइडेंटिटी है ओवर फील्ड आर, मतलब इसके एंट्री जो है वो कहाँ से है? आर से है। सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आर। क्वेश्चन में मुझे यही दिया हुआ है। अब फ्रेंड, जैसे ही हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिखते हैं तो हमारे माइंड में कैसा कंसेप्ट आना चाहिए? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का। यदि किसी भी मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर करता हूँ और आइडेंटिटी देता है, वो कब पॉसिबल होता है? जब मैट्रिक्स जो होता है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए जो है, ए इज इनवॉल्यूटरी। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसा है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब जैसे ही फ्रेंड हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं तो हमारा काम काफी सिंपल हो जाता है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या सारे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं? तो नहीं, ऐसे बहुत सारे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। लाइक मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं ले लेता हूं लेट A इक्वल टू 0 1 1 0। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, मतलब A स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है? I रहता है, मतलब A इनवॉल्यूटरी है। लेकिन क्या A जो दिया हुआ है 0 1 1 0 ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये क्या है? नॉट डायगोनल, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तो है लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वह इनकरेक्ट है। अब मैं यदि ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी गिवन है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए 0। मुझे ए का डायगोनल एलिमेंट का सम फाइंड करना है कि 0 होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड, यदि मैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलूं या मैं ट्रेस ऑफ ए बोलूं या मैं सम ऑफ आइगन वैल्यू बोलूं, तीनों क्या है? एक ही चीज है। मतलब यदि मैं ए का आइगन वैल्यू फाइंड कर लूं तो मैं पता कर सकता हूं कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ए क्या है? नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आई सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मतलब ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है जो ना ही आइडेंटिटी है ना ही नेगेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे मैं बोलता हूं कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो 1 और -1 हम लोग जानते हैं। तो आइगन वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो 1 और -1 हो सकता है। अब बात है कि 1 होगा, -1 होगा या दोनों होगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ 1 इसका आइगन वैल्यू ए का हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का सिर्फ आइगन वैल्यू 1 तभी होता है जब ए क्या हो? खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। साथ ही यदि मैं -1 का बात करूं तो क्या ए का आइगन वैल्यू सिर्फ -1 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सिर्फ -1 तभी होता है जब ए क्या हो? नेगेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए नेगेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आइगन वैल्यू होगा क्या? तो यहाँ पे ए क्या है? इनवॉल्यूटरी तो है, मतलब इसका आइगन वैल्यू 1 और -1 ही होगा। लेकिन क्या सिर्फ 1 होगा या सिर्फ -1 होगा? मैं बोलूंगा यहाँ पे कि आइगन वैल्यू ऑफ ए जो होगा क्या होगा? 1 एंड -1। मतलब ना तो सिर्फ 1 होगा ना ही सिर्फ -1 होगा, यहाँ पे दोनों होगा, 1 एंड -1 होगा। मतलब मुझे यहाँ से आइगन वैल्यू ऑफ ए पता लग गया क्या है? 1 और -1। तो मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकता हूँ? इम्प्लाई ट्रेस का यदि मैं बात करूँ, ट्रेस ऑफ ए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस -1, यही होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो ये क्या हो गया? 0। और ट्रेस ऑफ ए इक्वल किसको होता है? तो इक्वल होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के। मतलब जो आपको ऑप्शन बी में दे रखा है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज 0, वो क्या है? करेक्ट है।
आपका जो मैट्रिक्स ए है आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब मैं यदि ऑप्शन सी का बात करूं तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच मैट्रिसेस। अपन देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इनफाइनाइटली मेनी हो सकते हैं 2x2 ऑर्डर के, तो हाँ हमें ऐसे बहुत सारे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मिलेंगे जो 2x2 ऑर्डर का ओवरफिल्ड आर हो, साथ में ना ही वो आई हो ना ही माइनस आई हो। लाइक मैं यदि बात करूं कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का, तो मैं बोलूं कि एनी मैट्रिक्स, एनी 2x2 रियल मैट्रिक्स ए इक्वल टू किस टाइप के, तो ए बी सी माइनस आई, ए इज इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी। अब देखिए यहाँ मुझे चेक क्या करना है, क्या इनफिनिटली मेनी मैट्रिक्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखा रहा हूँ आपको, कोई भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का जो रियल फील्ड के ऊपर हो, ए इस टाइप का मैट्रिक्स ए बी सी माइनस ए, वो इनवॉल्यूटरी होगा इफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, बी सी हो। मतलब जो भी मैट्रिक्स इस टाइप का इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो क्या होगा, सारे मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी होंगे। अब देखिए यहाँ से मैं कैसे एग्जांपल ले सकता हूँ, तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1/√3, ये मैं ले लेता हूँ √2/3, सी मैं ले लेता हूँ √2/3 और ये मैं ले लेता हूँ -1/√3। ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर करूँ प्लस √2/3 इंटू √2/3 करूँ, मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और आप इसे चेक कर सकते हैं, इसे आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब कि यदि मैं ए और माइनस ए के जगह पर चेंज करते जाऊं, मतलब मैं यहाँ पर 1/√5 रख लूँ, यहाँ पे मैं 1/√5 रख लूँ, और मैं वहां पे ऐसा सेटअप करूं कि ए स्क्वायर प्लस बी सी करने पे क्या है 1 आए, वो सारे मैट्रिक्स क्या होंगे, इनवॉल्यूटरी होंगे। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे, ऐसे इनफाइनाइट मैट्रिक्स होंगे। तो जो ऑप्शन सी में दे रखा है आपको कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिसेस, वो क्या है, करेक्ट है। आपको यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिसेस मिलेंगे जिसे ए स्क्वायर करने पे क्या हो, आइडेंटिटी दे रहा हो। डी ऑप्शन गिवन है 1 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और -1 होता है। और हमने यहाँ निकाला भी है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या है, 1 है और -1 है। तो ऑप्शन डी भी तो वही बोल रहा है कि 1 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू, 1 आइगन वैल्यू होगा ही होगा, सही है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी जो है वो भी हमारा करेक्ट है। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सी डी। इस क्वेश्चन में मुझे वर्क क्या करना था, इस क्वेश्चन में मुझे वर्क यही करना था कि मुझे मैट्रिक्स पहचानना था कि मैट्रिक्स किस टाइप का है। तो हमने मैट्रिक्स पहचाना कि मैट्रिक्स क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो उसके बाद काफी मेरा वर्क आसान हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। आपको S1 स्टेटमेंट दे रखा है और S2 स्टेटमेंट दे रखा है। मुझे चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। यदि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं S1 का, तो बोलता है देयर एग्जिस्ट अ 3x3 मैट्रिक्स विथ इंटीजर एंट्रीज विथ आइगन वैल्यू 1 u स्क्वायर वेयर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब 1 u और u स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब आपको S1 स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो यही बोलता है कि ऐसा मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा जिसका एंट्री क्या हो, इंटीजर हो और आइगन वैल्यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। मुझे चेक करना है कि ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड यदि मैं बात करूं S1 स्टेटमेंट का, तो एक करेक्ट है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ एक करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप एग्जाम टाइम में थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स मुझे मिलता है जिसका एंट्री क्या हो, इंटीजर हो, और वो क्या होता है, उसका आइगन वैल्यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। अब मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 0 0 1 1 0 0 0 1 0। अब फ्रेंड इसे आप देखेंगे तो इसका आइगन वैल्यू जो मिलेगा आपको 1 मिलेगा, यूडेस मिलेगा और यूडेस स्क्वायर, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका आइगन वैल्यू मिलेगा। और इसके सारे इंटीज क्या है, इंटीजर है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो हमारा S1 स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, करेक्ट है। अब मैं यदि S2 स्टेटमेंट की बात करूँ, तो S2 स्टेटमेंट में गिवन है a 2x2 matrix with eigenvalue u' and u' square cannot have all real entries। मतलब S2 स्टेटमेंट यही बोलता है कि मुझे एक भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा 2x2 ऑर्डर का
जिसका आइगन वैल्यू यू डैश और यू डैश स्क्वायर हो रियल एंट्रीज के साथ। ठीक है, मुझे चेक करना है क्या H2 स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड यदि मैं मैट्रिक्स एक ऐसा ले लेता हूँ 0 1 -1 -1, इसके सारे एंट्रीज क्या है, तो सारे एंट्रीज रियल फील्ड के ऊपर है और आप इसका चेक करेंगे तो इसका आइगन वैल्यू आपको मिलेगा यू डैश और यू डैश स्क्वायर। मतलब मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स खोजा जिसका आइगन वैल्यू क्या है यू डैश और यू डैश स्क्वायर और साथ में उसका एंट्रीज कहाँ से है तो ओवर फील्ड आर है। लेकिन H2 स्टेटमेंट जो गिवन था ये बोलता है कि यू डैश और यू डैश स्क्वायर यदि किसी 2/2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा तो उसका एंट्री जो होगा रियल फील्ड के ऊपर, ऐसा मुझे एक भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा जो क्या था इनकरेक्ट था। मतलब मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा 2/2 ऑर्डर का जिसका आइगन वैल्यू यू डैश और यू डैश स्क्वायर हो, साथ ही ओवर फील्ड आर होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि जो H2 स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा S1 is true but H2 is false। हमारा जो ऑप्शन बी गिवन है S1 is true and H2 is false वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है लेट आपको 5 वेक्टर दिया हुआ है इन R4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अमंग देम इज। मुझे फाइंड ये करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो है जो 5 वेक्टर दिया हुआ है इनमें कितने हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का 2 तरीका है। पहला तो जो डेफिनेशन है उसका उस बेस पे और दूसरा मैट्रिक्स फॉर्म बनाकर। यहाँ पे जो हम लोग वर्क करेंगे वो मैट्रिक्स फॉर्म बनाकर ही वर्क करेंगे। आपको जो 5 वेक्टर दे रखा है वो R4 में है तो मैं उस वेक्टर को कॉलम फॉर्म में जो है सजाऊंगा और मैं उसका मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करूंगा। जिस मैट्रिक्स का जो जितना रैंक आएगा उतने वेक्टर क्या होंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। मैं मान लेता हूँ ये मैट्रिक्स है। अब मैं फर्स्ट कॉलम में जो है फर्स्ट वेक्टर को देता हूँ 3 0 1 2, सेकंड कॉलम में सेकंड वेक्टर को 6 1 0 0, थर्ड में थर्ड वेक्टर को 12 1 2 4 6 0 2 4, ठीक है 9 0 1 2। फिर मैं यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म कर लूंगा वेक्टर जो दिया हुआ है उससे और अब मैं इसका रैंक फाइंड करूंगा। कैसे रैंक फाइंड करूंगा तो यहाँ पे मैं इसे रो इक्लोन फॉर्म में डालूंगा। अब देखिए यहाँ पे 3 6 12 है तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 0। मैं थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो से घटाऊं तो क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा 6, यहाँ 3 6 हो जाएगा तो ये भी बचेगा 6, यहाँ पे 6 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो ये 6 हो जाएगा। ये क्या है 0 1 1 0 0, फिर ये क्या हो जाएगा 1 0 2 2 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ फिफ्थ रो को अब मैं यानी 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो को घटाऊं तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और ये 0। अब देखिए ये जो आपको मैट्रिक्स मिला वो ऐसा मिल गया। अब मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन और कर लेता हूँ। अब मैं यदि सेकेंड रो में 6 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो घटाऊं तो क्या मिलेगा 0 0 0 0 और 6। ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0। अब देखिए आपका जो मैट्रिक्स मिला वो ये मिल गया। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इम्प्लाई जो रैंक है वो क्या मिला मुझे। तो कितने नॉन जीरो रो है 1 2 3, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि रैंक कितने हैं 3 है। और जो इसका रैंक होता है उतने वेक्टर क्या होते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो ऑप्शन बी गिवन है हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने होंगे 3 होंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन गिवन है द डिटरमिनेंट ऑफ ए वेयर ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 5x5 ऑर्डर का और मुझे बता रहा है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो फिर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है और मैट्रिक्स दे रखा है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बहुत लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको हिंट कर देता हूँ। फर्स्ट रो करस्पॉन्डिंग पहले आपको एक्सपेंड करना है, उसके बाद ये 4x4 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना है तो 3x3 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा
और आप 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालना अच्छे से जानते हैं। अब जैसे ही 3x3 ऑर्डर कीजिएगा तो वहां पर आपका एक रो में क्या हो जाएगा 0 0 0, मतलब 0 रो बच जाएगा। तो मैं वहां से बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। फिर आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन गिवन है, सपोज टी R3 टू R3 मैप आपका डिफाइंड है, टी x1 x2 x3 इक्वल टू 2x1 x2 2x1, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। ठीक है, आपका मैप डिफाइंड है यहाँ पे, देन मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है T has only two distinct eigenvalue. B ऑप्शन गिवन है कर्नल T not equal to 0 0 0. C ऑप्शन गिवन है T has three distinct eigenvalue and D ऑप्शन गिवन है range of T is isomorphic to R square। मतलब मुझे डिस्कस क्या करना है, तो मुझे बात करना है रेंज ऑफ T, कर्नल ऑफ T एंड आइगन वैल्यू ऑफ T के बारे में। ठीक है, T मैप आपका डिफाइंड है, T क्या दिया हुआ है, तो R3 टू R3 मैप है जो डिफाइंड है T x1 x2 और x3। ठीक है, T x1 x2 और x3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x1 x2 और एक क्या दिया हुआ है 2x1। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग पहला वर्क जो करेंगे वो क्या करेंगे, मैट्रिक्स टी फॉर्म करने का काम करेंगे, क्योंकि जैसे हम मैट्रिक्स टी फॉर्म करेंगे वहां से मुझे आइगन वैल्यू मिल जाएगा, रेंज ऑफ टी मिल जाएगा और नलिटी ऑफ टी मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। ठीक है, अब R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, E1 E2 E3 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब मैं यदि बात करूं T1 का, T1 इन द सेंस T1 0 0 का, तो इसका मैपिंग कहां जाएगा, 2x1 x2 एज मैपिंग डिफाइंड है, तो इसका मैं मैपिंग करूं तो क्या हो जाएगा 2 0 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिख सकता हूं, तो 2 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 1। ठीक है, हम लोग उसको लिख दिए बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस रिस्पेक्ट में हम लोग लिख दिया वहां पे। अब अगर मैं T2 करूं तो T2 क्या होगा T0 1 0, इसका मैप क्या होगा, तो इसका मैप हो जाएगा 0 1 0। अब देखिए इसे मेरी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूं स्टैंडर्ड बेसिस के, तो क्या होगा 0 1 0 0 प्लस 1 इंटू E2, तो मतलब 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1। अब ऐसे मैं T3 का मैपिंग करूंगा तो T3 का मैपिंग क्या हो जाएगा T0 0 1 T0 0 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1। अब मुझे टी मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो टी मैट्रिक्स कैसे होगा, तो जो E1 कोएफिशिएंट है E2 का कोएफिशिएंट है E3 का कोएफिशिएंट है, हम लोग उसे कॉलम वाइज लिखते हैं, तो एक क्या हो जाएगा 2 0 2, फर्स्ट कॉलम हमारा यही होगा। अब सेकंड कॉलम क्या होगा, तो यहाँ पे सेकंड E2 का जो मैप किया हुआ है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 1 0, एक क्या हो जाएगा 0 1 0। थर्ड रो में तो एक क्या होगा 0 0 0। मुझे टी मैट्रिक्स मिल गया कि टी मैट्रिक्स क्या होगा, तो टी मैट्रिक्स आपका यही होगा। एक ये है, एक क्या है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, इसका आइगन वैल्यू। एक क्या कैसा मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैं बोल सकता हूँ कि जो डायगोनल पे जो एंट्री है वही इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसके डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होता है वही उसका आइगन वैल्यू होता है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होगा उसका आइगन वैल्यू होगा। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएगा 2 1 और 0। ये कितने हैं 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है।
तो जो आपका ऑप्शन ए गिवन था टी हैज ओनली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन जो गिवन है टी हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट होगा ही होगा। ऑप्शन बी गिवन है कर्नल टी नॉट इक्वल टू 0। कर्नल टी होता क्या है, मतलब नलिटी ऑफ टी के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए टी जो आपका मैट्रिक्स है, यदि मैं इसका नलिटी फाइंड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कर्नल टी 0 होगा या नहीं होगा। यदि नलिटी 0 आएगा तो मैं वहां बोलूंगा कर्नल टी 0 होगा। यदि नलिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि कर्नल टी जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने ऑर्डर का है, तो मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा कि 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका रैंक क्या है, तो इसका रैंक फ्रेंड आप देखेंगे गौर से तो इसका रैंक आपको दिखेगा कि 2 0 0 है। यदि मैं बात करूं रैंक ऑफ टी का, तो रैंक ऑफ टी क्या होगा, 2 होगा। कैसे, ये 2 0 0 है, 0 1 0 है, 2 0 0, ये दोनों रो क्या है, सेम है। तो यदि मैं रो इक्लोन फॉर्म में से ढालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 1 0 और एक क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 0 0 0, मतलब हमारे पास एक जो है 0 रो है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ टी क्या है, 2 है। यहां से यदि मैं बात करूं नलिटी का, नलिटी ऑफ टी का, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 = 1, मतलब मुझे नलिटी कितना मिला, 1 मिला। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि कर्नल टी के घर में एक नॉन जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा, मतलब कर्नल टी 0 नहीं होगा। तो जो आपका यहां से ऑप्शन बी गिवन है वो क्या है, करेक्ट है, कर्नल टी नॉट इक्वल टू 0। अब मैं यदि ऑप्शन डी का बात करूं, क्योंकि सी का तो हम बात कर चुके हैं, ऑप्शन डी का बात करूं तो ऑप्शन डी गिवन है रेंज ऑफ टी इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर। अब देखिए रेंज ऑफ टी, तो यदि मैं रेंज ऑफ टी का बात करता हूं तो रेंज ऑफ टी का डायमेंशन क्या होगा, रैंक ऑफ टी वही तो डायमेंशन देगा रेंज ऑफ टी का। रैंक ऑफ टी कितना है आपका 2 है, मतलब रेंज स्पेस ऑफ टी जो है उसका डायमेंशन कितना है 2 है। तो 2 डायमेंशनल रेंज स्पेस है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि आइसोमॉर्फिक किसका होगा, आर स्क्वायर का होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आइसोमॉर्फिक किसका है, आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ से जो ऑप्शन डी जो गिवन है आपका रेंज ऑफ टी आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉय ऑप्शन डी जो है ये भी करेक्ट है। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, सी और डी। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन गिवन है, if v1 v2 v3 are linearly dependent vector in a vector space B over a field F, if v3 is not a linear combination of v1 and v2, then आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे उसे डिस्कस करना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि v1 v2 v3 जो है, v1 v2 और v3 जो है वो क्या है, LD है, ठीक है, लिनियरली डिपेंडेंट है, एंड v3 not equal to a v1 plus b v2 for all a b belongs to f। मतलब मैं फील्ड का कोई भी 2 एंट्री ले लूं तो a v1 plus a b v2 करने पे मुझे a3 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन गिवन है v1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3। अब देखिए v3 जो है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है v1 और v2 का, और ऑप्शन ए में दे रखा है आपको कि v1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3। साथ में चीज और दे रखा है आपको कि v1 v2 v3 जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जो क्वेश्चन में जो वेक्टर स्पेस है u, मैं ले लेता हूं उसे R3 ओवर R। मैं मान लेता हूं लेट जो वेक्टर स्पेस u ओवर f दिया हुआ है वो क्या है, R3 ओवर R है। ठीक है, मैं v3 की जगह पर ले लेता हूं e3 क्या मतलब 0 0 1, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा वेक्टर मैं ले रहा हूं। अब देखिए v3 में अगर ये ले लेता हूं और मैं v2 ले लेता हूं e2 0 1 0, तो मैं v1 क्या लूं कि v1 v2 v3 जो है लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि v3 और v2 क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। मुझे ऐसा v1 लेना है जो v1 v2 v3 क्या दे, लिनियरली डिपेंडेंट। तो मैं v1 या तो ले सकता हूं, यदि मैं बात करूं v1 का, या तो मैं ले सकता हूं 0 1 1,
या कुछ इस टाइप का मैं ले सकता हूँ, या मैं ले सकता हूँ 0 1 0 मैं V2 के इक्वल ले लूँ, या मैं V2 के इक्वल ले लूँ। मतलब मुझे V1 ऐसा लेना है जो V2 और V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। ऑप्शन ए में भी आपको यही दे रखा है कि V1 जो होगा V2 और V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर मैं बात करूं V2 V1 और V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि V2 भी जो है V1 और V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब यदि मैं V3 को छोड़ दूं तो V1 और V2 जो होगा वो दोनों एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए दे रखा है कि V1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3, वो क्या है, करेक्ट है। यदि इसके जगह पे दिया रहता कि V2 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V3, वो भी क्या होता, करेक्ट होता। अब चलिए हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ V लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे क्या है, V ओवर F है, वेक्टर स्पेस V ओवर F है। अब बोलते हैं कि डायमेंशन जो V होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है V ओवर F का R3 ओवर R, जो क्या है 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और इस कंडीशन जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो डायमेंशन ऑफ V है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा यहाँ से क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, डायमेंशन ऑफ V जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा ऑलवेज। सी ऑप्शन दिया है V3 मस्ट बी अ जीरो वेक्टर। फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं जीरो वेक्टर किसी भी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि V3 लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है V और V2 का, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि V3 जो होगा जीरो वेक्टर होगा। मतलब मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि V3 तो कभी जीरो वेक्टर नहीं होने वाला है। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब बात है कि V1 एंड V2 आर लिनियरली डिपेंडेंट। V1 और V2 क्या है, दोनों एक दूसरे के लिनियरली डिपेंडेंट है। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। कैसे, तो मैं एक एग्जांपल, जैसे मैं V1 यहाँ पे 0 1 0 लिया था, मैं यदि ले लूं 0 1 1, ठीक है, यदि मैं ले लूं 0 1 1, तो क्या V2 और V1 एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा रहा है, तभी तो मैं बोलूंगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मैं फ्रेंड यहाँ देखता हूँ कि V2 इक्वल टू क्या है, 0 1 0 है, और V1 इक्वल टू 0 1 1 है। ये कभी भी एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि V1 और V2 लिनियरली डिपेंडेंट ऑलवेज, ये पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लाइक यदि मैं बात करूँ 0 1 0 का, यहाँ तो ये हो जाएगा, लेकिन यदि मैं बात करूँ 0 1 1 का, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन डी गिवन है कि V1 एंड V2 आर लिनियरली डिपेंडेंट, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट A be n by n matrix if a to the power m equal to 0 for some integer m, then which of the following statements are true। आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, मुझे बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट a to the power मैं m करता हूं तो क्या होता है 0, जहां m belongs to z क्लास। अब फ्रेंड जैसे ही मैं बोलता हूं कि a टू द पावर m इक्वल टू 0, ये क्या इंप्लाई करता है, इंप्लाई a इज निलपोटेंट। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो a निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। और जैसे ही मैं बोलता हूं कि a निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, ये क्या इंप्लाई करेगा कि आइगन वैल्यू ऑफ a जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब चलिए हम लोग ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इफ a इज निलपोटेंट देन डिटरमिनेंट ऑफ i प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे डिटरमिनेंट किसका फाइंड करना है, तो i प्लस a मैट्रिक्स का फाइंड करना है। डिटरमिनेंट होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। मतलब यदि मैं i प्लस a का आइगन वैल्यू पता कर लूं तो इसका डिटरमिनेंट भी पता हो जाएगा। अब देखिए a का आइगन वैल्यू मुझे पता है क्या है, 0 है, और i का आइगन वैल्यू पता होता है क्या है, 1 है। तो i प्लस a का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। मतलब मैं यदि बात करूं आइगन वैल्यू
यदि मैं बात करूं i प्लस ए का तो क्या होगा 1 प्लस 0 मतलब 1 मिलेगा। मतलब जितना सारा आइगन वैल्यू होगा i प्लस ए का n बाई एन टाइम्स मतलब 1 1 1 कितने टाइम्स n टाइम्स, मैं वहां से डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूँ। यदि मैं बात करूं डिटरमिनेंट ऑफ i प्लस ए का तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया, मैं बोल सकता हूँ कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अप टू n टाइम्स, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली 1 ही मिलेगा। तो जो आपका ऑप्शन ए गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ i प्लस ए इक्वल टू 1 वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए जो गिवन है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी गिवन है इफ ए इज निलपोटेंट देन a टू द पावर n इक्वल टू 0, मतलब a का पावर यदि मैं उसका ऑर्डर करूं तो क्या होगा 0 होगा। तो फ्रेंड जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब किसी भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होता है लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। मतलब यदि a टू द पावर m इक्वल टू 0 है तो मैं a तो नहीं बोल सकता हूँ कि m उसका इंडेक्स होगा, लेकिन हाँ इसका इंडेक्स जो भी रहा होगा वो n से छोटा रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका इंडेक्स क्या होगा। यदि मैं बात करूँ इंडेक्स ऑफ r1 मैं मान लेता हूँ r1 लेट, मैं मान लिया कि इंडेक्स ऑफ ए क्या है r1 है जो बिलोंग करता है z प्लस से, मैं बोल सकता हूँ ऐसा। ठीक है, अब जैसे ही ऐसा मैं बोलता हूँ तो मतलब क्या होगा कि a टू द पावर r1 इक्वल टू 0 होगा। अब a टू द पावर r1 इक्वल टू 0 है तो यदि मैं a टू द पावर n करूँ तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस r1 इंटू a टू द पावर में से r1 लिख सकता हूँ। अब a टू द पावर n माइनस r1 इंटू a टू द पावर r1 क्या है तो ये 0 है, तो ये 0 हो गया मतलब 0। मतलब कि यदि a टू द पावर r1 इक्वल टू 0 है तो a टू द पावर यदि मैं n करूं तो क्या होगा कंफर्म 0 होगा। तो जो आपका ऑप्शन बी गिवन है वो भी करेक्ट है। मतलब यदि कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसका मैं यदि पावर ऑर्डर करता हूं, मतलब ऑर्डर उसके पावर करता हूं तो वो पक्का 0 देता ही देता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन बी जो है ट्रू होगा। ऑप्शन सी गिवन है इफ एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0 देन ए इज निलपोटेंट। every eigen value of a is 0 then a is nilpotent। फिर nilpotent मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टीज ये होता है कि यदि कोई मैट्रिक्स nilpotent है देन उसका सारा आइगन वैल्यू क्या होगा 0 होगा, या यदि किसी मैट्रिक्स का सारा आइगन वैल्यू 0 है तो उसका वो मैट्रिक्स कैसा होगा nilpotent होगा। तो जो आपका ऑप्शन सी गिवन है कि every eigen value of a is 0 then a is nilpotent वो क्या है ट्रू है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन सी गिवन है ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी गिवन है if a is nilpotent then every eigen value of a is 0, मतलब a nilpotent होगा then a, मैं बोला था भी आपको कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब यदि कोई मैट्रिक्स nilpotent है देन मैं बोल सकता हूँ कि उसका जितना भी आइगन वैल्यू होगा वो सारा क्या होगा 0 होगा, या यदि किसी मैट्रिक्स का सारा आइगन वैल्यू 0 है तो मैं वहां से भी बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स कैसा होगा तो nilpotent होगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन डी भी क्या है करेक्ट है। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन जो था वो निलपोटेंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है लेट V be a vector space of all continuous function on R over the field R and S equal to mod x minus 1 और mod x minus 2 का एक सेट दिया हुआ है। Then S is linearly independent as does not span B. S is linearly independent and span B. S is linearly dependent and does not span B. And S is linearly dependent and span B. मतलब मुझे फाइनली चेक क्या करना है कि S linearly independent है या डिपेंडेंट है। फर्स्टली तो मुझे यही चेक करना है। ठीक है, अब S सेट जो गिवन है आपका वो क्या गिवन है, S गिवन है mod of x minus 1 and mod of x minus 2। मुझे चेक करना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। फ्रेंड जैसा कि हम लोग लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का दो तरीका जानते हैं, पहला उसके डेफिनेशन बेस पे और दूसरा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके। यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग वर्क करेंगे वो डेफिनेशन वाइज चलेंगे। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड आर।
ठीक है, मैं 3 एलिमेंट ले लिया, ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड आर सच दैट कि ए इंटू मॉड एक्स प्लस बी इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यदि ए बी सी 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, जो सेट एस है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यदि ए बी सी तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो मिला, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि एस लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी सेट को मैं बात करता हूँ, किसी भी सेट के बारे में मैं बात करता हूँ और लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में बात करता हूँ, तो ट्रू होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। मतलब ये यदि लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होगा। ठीक है, मतलब यदि मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करूँ, उसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा और x इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यदि x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस b 0 माइनस 1 मॉड प्लस c इंटू 0 माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मुझे इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 का मॉड तो 1 ही हो जाएगा, तो b प्लस 2c इक्वल टू क्या मिल गया, तो 0 मिल गया। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब मैं ऐसे x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा a इंटू मॉड 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब मुझे क्या मिला, तो मिला मुझे a प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a इक्वल टू मुझे मिला माइनस c। इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और मैं जब x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2a प्लस b इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला कि b इक्वल टू माइनस 2a। अब फ्रेंड जैसा मैं इक्वेशन नंबर 2 का बात करूँ तो मुझे इक्वेशन 2 में क्या मिला, a इक्वल टू माइनस 3। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि b इक्वल टू a का वैल्यू माइनस c पुट करूँगा तो इक्वल टू मुझे क्या मिला, 2c मिला। इसे मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब मैं यदि इक्वेशन 3 को पुट करूँ इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा, तो 2c प्लस 2c इक्वल टू 0, मतलब 4c इक्वल टू 0 इम्प्लाई c इक्वल टू 0। और जैसे ही मुझे c इक्वल टू 0 मिला तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं लिख सकता हूँ कि b इक्वल टू 0। और जैसे ही b इक्वल टू 0 हुआ, जैसे ही c इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन 2 से हमारा a भी 0 हो जाएगा, इम्प्लाई a इक्वल टू 0। मतलब कि मैं x इक्वल टू 0, 1 और 2 पुट किया तो मुझे क्या मिला, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो सेट गिवन था वो ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। मुझे a b c का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 0 0 मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सेट s गिवन है वो क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट तो है, इम्प्लाई s इज li, s क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये v को स्पैन करेगा या नहीं करेगा। अब बात देखिए कि s जो सेट था उसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, और तीनों क्या है, li है। मतलब s जो है 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता है, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस का ये बेसिस हो सकता है। लेकिन जो भी दिया हुआ है वेक्टर स्पेस वो क्या है, सेट वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है वो कितना है, इनफाइनाइट है। और जो सेट एस का कर्लिटी है, डायमेंशन है वो कितना है, 3 है। मतलब मैक्सिमम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एस जो होगा वो भी को स्पैन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भी का डायमेंशन इनफाइनाइट है और एस जो है मैक्सिमम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई एस इज li एंड नॉट स्पैन भी। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट स्पैन भी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का एक ये भी तरीका होता है, जब आपको फंक्शन दिया हो तो आप क्या करो, x इक्वल टू मतलब x का जो वैल्यू हो वो पुट करके देखो और जो इक्वेशन मिले उससे आप सॉल्व करके देखो कि a b c का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 नहीं आ रहा है तो लिनियरली डिपेंडेंट है, अदरवाइज लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन गिवन है, let A be a m by n matrix and B be a n by m matrix, then which of the following statement is true। आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, रैंक ऑफ AB
मुझे डिस्कस करना है कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा। तो फ्रेंड जैसे कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n बाई m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और b जो है वो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मुझे डिस्कस करना है रैंक ऑफ ए बी के बारे में। तो फ्रेंड जैसे कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, तो रैंक ऑफ ए बी जो होता है, यदि मैं बात करूँ रैंक ऑफ ए बी का, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी होता है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस ए। फ्रेंड रैंक ऑफ ए बी का फॉर्मूला जो होता है यही होता है। अब देखिए आपको ऑप्शन जो बी गिवन है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, तो ये आपका जो राइट हैंड पार्ट जो है इसका वही दिया हुआ है आपको कि रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो बी का क्या है, कंट्रेरी है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए जो है हमारा इनकरेक्ट है। और ऐसे ही हमारा ऑप्शन सी और डी जो है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सिंपली इसे टिक कर देंगे। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन गिवन है, let A be an n by n non-zero matrix where A is not an identity matrix. If A square equal to A, then the eigenvalue of A are. मुझे क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए जो है वो n बाई n ऑर्डर का नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ए बाई ऑर्डर का नॉन जीरो मैट्रिक्स है एंड ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, और साथ में ना ही ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सच दैट कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए है, देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो मुझे बात करना है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो फ्रेंड जैसे ही हम लोग लिखते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ से हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट। क्योंकि यदि कोई मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर करता हूँ मुझे वो मैट्रिक्स मिलता है, मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये जो है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब फिर जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो सकता है, इंप्लाई, यदि मैं बात करूं आइगन वैल्यू क्या हो सकता है, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 0 और 1, यही हो सकता है। आइगन वैल्यू क्या हो सकता है इसका, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि ए ना तो जीरो मैट्रिक्स है और ए ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कि ए का आइगन वैल्यू ना तो सिर्फ 0 हो सकता है और ना ही सिर्फ 1 हो सकता है। क्योंकि यदि मैं मान लेता कि एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इंप्लाई आइगन वैल्यू में बात करूं, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। यदि ए इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि 0 होगा, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। मतलब कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 कब होता है, जब वो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सिर्फ 0 कब होता है, जब वो मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ना तो ये जीरो मैट्रिक्स है और ना ही ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा, साथ में 0 और 1 साथ में होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 0 एंड 1। मतलब आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 एंड 1 होगा, ना तो सिर्फ 1 होगा और ना ही सिर्फ 0 होगा, साथ में क्या होगा, 0 और 1 दोनों साथ में होगा। अब जो आपका ऑप्शन बी गिवन है 0 और 1, वही तो करेक्ट आपका आंसर है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एम्प्लाई ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं माना हूँ इफ a इक्वल टू आई तब आइगन वैल्यू सिर्फ 1 होगा, और इफ a इक्वल टू 0 देन आइगन वैल्यू सिर्फ 0 होगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a ना तो 0 है और a ना तो आइडेंटिटी है। तो मैं ऐसे आपको दिखाया कि सिर्फ 1 कब होता और सिर्फ 0 कब होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
54 नंबर क्वेश्चन गिवन है, let A be a 7x5 matrix over R having at least 5 linearly independent rows, then dimension of null space of A। मुझे क्या फाइंड करना है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। ए मैट्रिक्स मुझे दे रखा है, ये मैट्रिक्स कैसा है? तो 7x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके पास कम से कम 5 लिनियरली इंडिपेंडेंट रो है, ठीक है। अब कम से कम एटलीस्ट 5 li रो कहने का मतलब क्या है कि इसके पास 5 नॉन जीरो रो है, ठीक है। एटलीस्ट 5 li रो का मतलब क्या है कि इसके पास 5 नॉन जीरो रो है, और इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा? तो 5 होगा। मतलब कि जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि एटलीस्ट 5 li रो है ए के पास, वो बताना चाह रहा है कि रैंक ऑफ ए कितना है? 5 है। जैसे ही मुझे मिला कि रैंक ऑफ ए 5 है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या होगा। तो फ्रेंड डायमेंशन ऑफ, यदि मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए का, तो ये किसके इक्वल होता है? तो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है? तो 7x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका 5 नंबर ऑफ कॉलम होगा, तो 5 माइनस रैंक कितना मुझे मिला? तो रैंक मिला 5, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? 0। मतलब कि डायमेंशन ऑफ जो नल स्पेस होगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो फ्रेंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हम लोग ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का नल स्पेस हम लोग ऐसे ही निकालते हैं उसका डायमेंशन। तो मुझे यहाँ से क्या मिला? 0। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ये जो गिवन है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इक्वल टू 0, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से मैं बोल दूंगा कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 गिवन है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस W ऑफ M2C गिवन बाय, W आपको सेट दिया हुआ है, इज इक्वल टू, मुझे क्या फाइंड करना है? डायमेंशन ऑफ W जो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस M2 ओवर C का, और W सेट आपको दे रखा है कि W सेट इधर में कैसा मैट्रिक्स है? तो W इक्वल टू मैट्रिक्स रखता है A B C D, जिसकी एंट्री जो है वो कॉम्प्लेक्स है, C से, ठीक है। सच दैट A प्लस बी इक्वल टू क्या देता है मुझे? A प्लस बी इक्वल टू C देता है, B प्लस C इक्वल टू मुझे D देता है, और C प्लस A इक्वल टू D देता है। देन मुझे बात करना है कि डायमेंशन ऑफ W क्या होगा। फिर डायमेंशन ऑफ W फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि A B C D में चारों में कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब चारों में कौन कौन जो है वो खुद पे डिपेंड, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो खुद क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो आपको जो 3 इक्वेशन दिया हुआ है वहां से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे कि ए बी सी डी में कितने जो है वो क्या है? li हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपका? a प्लस बी इक्वल टू सी दे रखा है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग इसे। b प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है? d दे रखा है, इसका हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और c प्लस a इक्वल टू d दे रखा है, इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 से बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड मैं 3 से अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो इक्वल हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। सी से सी कैंसिल हुआ, इंप्लाई क्या कर गया कि a इक्वल टू b हो गया। अब जैसे ही मुझे a इक्वल टू b मिला, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या बोल सकता हूं कि a प्लस ए इक्वल टू सी, इंप्लाई 2a इक्वल टू सी, ठीक है। 2a इक्वल टू मुझे क्या मिल गया? c मिल गया। तो मैं इक्वेशन 3 से मैं क्या बोल सकता हूं कि इंप्लाई फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं क्या बोल सकता हूं? तो 2a प्लस a इक्वल टू d,
मतलब d इक्वल टू क्या मुझे मिल गया 3a मिल गया। मतलब आप गौर से देखेंगे तो b जो है a पे डिपेंड कर रहा है, c भी a पे डिपेंड कर रहा है और d भी a पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन a क्या है तो a फ्री है, a किसी वैल्यू को ले सकता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि a क्या है फ्री है। तो मुझे फ्री एंट्री जो है यहाँ पर कितना मिला तो सिर्फ और सिर्फ एक मिला, वो कौन सा है a है। तो यदि मैं मैट्रिक्स यदि मैं सेट d लिखूं तो यदि मैं सेट w लिखूं तो w क्या होगा तो w कुछ इस टाइप का होगा a, b का वैल्यू मुझे क्या मिला है a मिला है, c का वैल्यू मुझे क्या मिला है तो 2a मिला है और d का वैल्यू मुझे क्या मिला है तो 3a मिला है। ठीक है, मुझे जो w मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स रखेगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो देखिए आप इस टाइप का मैट्रिक्स रखता है, इसमें कितने एंट्री जो है इंडिपेंडेंट है तो सिर्फ एक a है। यदि मैं इसका बेसिस लिख दूं, यदि मैं बाद में इसका बेसिस लिख देता हूं आपको तो यहाँ सब क्लियर दिखाई देगा। तो बेसिस का क्या होगा तो मैं एक कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 1 2 3। तो इसका बेसिस अगर मैं बात करूं तो बेसिस क्या हो गया इम्प्लाई बेसिस ऑफ w क्या हो जाएगा तो 1 1 2 3। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर बेसिस जो है मुझे कितना मिला एक मिला। तो यहाँ डायमेंशन में कितना बोलूंगा एक बोलूंगा क्योंकि बेसिस जो हुआ एक है तो डायमेंशन कितना होगा एक होगा। तो फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इम्प्लाई में बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या है करेक्ट है। तो फ्रेंड इसमें मुझे करना क्या था तो इसमें आपको एक डब्ल्यू सेट दे रखा था जिसमें एक मैट्रिक्स था जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था a प्लस बी इक्वल टू सी, b प्लस सी इक्वल टू डी और c प्लस ए इक्वल टू डी। इक्वेशन आपको इसलिए दे रखा था कि आपको यहाँ से फाइंड करना था कि a b c d में कितने इंडिपेंडेंट हैं और कितने जो है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसे सॉल्व किया तो मुझे मिला कि b जो है a पे डिपेंड कर रहा है, c भी a पे डिपेंड कर रहा है और d भी a पे डिपेंड कर रहा है और सिर्फ एक ही एंट्री a है जो खुद इंडिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ इसका डायमेंशन क्या होगा 1 होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सेट दे रखा हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्रुप थ्योरी के सॉल्यूशन के साथ।